ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हूँ। आज हम लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बातचीत करेंगे। इस पाठ और बातचीत के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा जान सकेंगे, आदिकालीन साहित्य का स्वरूप जान सकेंगे, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां पहचान सकेंगे, आदिकालीन साहित्य के प्रवृत्तियों को, विशेषताओं को जान सकेंगे, रासों काव्यों का महत्व समझ सकेंगे। आदिकाल के ही दो कवि हैं, अमीर खुसरो और विद्यापति। इन दोनों कवियों के साहित्यिक महत्व को समझ सकेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा 10वीं से 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को संवत 1000 से 1375 तक की अवधि में निर्धारित किया है। दरअसल यह काल साहित्यिक परंपराओं के निर्माण का काल है। यह ऐसा काल है जबकि हमारी पुरानी भाषाएं अपना स्वरूप छोड़ रही थीं और एक नई काव्य भाषा के रूप में हिंदी का जन्म हो रहा था। जाहिर है कि इस काल में जहां एक तरफ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ अपभ्रंश से धीरे धीरे मुक्त होती हुई हिंदी भी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। ये कहा जाए कि कोई परंपरा एक निश्चित काल से शुरू हुई और एक निश्चित कालखंड में जाकर के समाप्त हुई, तो यह गलत है। अपभ्रंश साहित्य की परंपरा भी परवर्ती हिंदी साहित्य में हमें जीवित मिलती है। जहां अपभ्रंश की परंपरा जीवित मिलती है, वहीं हम ये भी देखते हैं कि अनेक स्वतंत्र परंपराओं का उदय भी हो रहा था। आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री के दो रूप हैं। एक वर्ग में वे रचनाएं हैं जिनकी भाषा पूरी तरह से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त नहीं है, और दूसरे वर्ग में वे रचनाएं हैं जिन्हें अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कहा जा सकता है। अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आदि प्रमुख हैं, और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाओं में रासो ग्रंथ, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली ये प्रमुख हैं। दरअसल हिंदी साहित्य के आदिकाल को जब हम आदिकाल कहते हैं, तो आदिकाल कहने से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध होता है। हिंदी के आदि रूप का हम स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से भाव की दृष्टि से भी उसमें परवर्ती भक्ति काल ही न कहें, बल्कि हम कहें कि आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों का आदिम स्रोत भी वहीं से खोजा जा सकता है। जहां तक रचना शैलियों का प्रश्न है, इस काल में हमें वे सभी रचना शैलियां मिलती हैं जो परवर्ती काल में हमारे सामने आई। उनका निखरा हुआ रूप ये नहीं कहा जा सकता कि उनका निखरा हुआ रूप है, लेकिन उसका आदि स्रोत हमें मिल जाएगा। इसी काल में
आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकास हुआ। वीरता की प्रवृत्तियों के विकास के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है। इसी देश भाषा काव्य को वे वीरगाथा काव्य कहते हैं और इन्हीं वीरगाथा काव्य के कारण इस काल का नाम वीरगाथा काल नाम रखते हैं। वे वीरगाथाओं को आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति मानते हैं। हालांकि ये उचित नहीं है, इस पर विवाद है। जिन रचनाओं के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, उसमें से तमाम वीरगाथाएं हमें आज तक उपलब्ध नहीं हो सकी। यद्यपि शुक्ल जी ने आदिकाल की अन्य प्रवृत्तियों की ओर भी संकेत किया है, लेकिन इन प्रवृत्तियों के साथ साथ वीरगाथाओं को उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। यह स्वीकार किया है कि धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। शुक्ल जी के बाद इस कालखंड के साहित्य के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के समय के लोक भाषा में लिखित जो साहित्य हमें मिला है, उस साहित्य में अपभ्रंश से कुछ आगे की बढ़ी हुई परिनिष्ठित भाषा का रूप दिखाई देता है। उदाहरण उन्होंने दिया है कि 10वीं शताब्दी की भाषा के गद्य में तत्सम शब्दों का व्यवहार चलने लगा था, परंतु पद्य की भाषा तद्भव शब्दों की प्रधानता ही लिए हुए थी। 14वीं शताब्दी तक के साहित्य में हम ऐसी स्थिति देख सकते हैं। हिंदी का आदिकाल अनेक दृष्टियों से संधिकाल है, जहां अनेक परंपराएं, अनेक प्रवृत्तियां आकर के मिलती हैं और एक नया रूपाकार भी ग्रहण करती हैं। इस चीज को हम दोनों दृष्टियों से, भाषा और साहित्य दोनों की दृष्टियों से देख सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि यह काल संक्रांति का काल है। कथ्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय दिखाई देता है। अपभ्रंश और संस्कृत की रचनाओं में इनमें से कुछ परंपराओं के स्रोत अवश्य हैं, किंतु उनकी शक्ति और गंभीरता हिंदी की अपनी देन है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की परंपराओं या उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए सुविधाजनक होगा कि हम इसे कुछ वर्गों में बांट लें। वर्गों में बांटने से मेरा आशय है कि सिद्ध साहित्य को हम अलग करके देखें, जैन साहित्य को अलग करके देखें, नाथ साहित्य को अलग करके देखें, संत साहित्य इसको भी अलग करें। इसी तरह से ये देखें कि लौकिक साहित्य और इन लौकिक साहित्य के साथ साथ क्या कुछ गद्य रचनाएं भी हो रही थी। मैं थोड़ी सी चर्चा इन प्रवृत्तियों के बारे में करना चाहूंगा। सिद्ध साहित्य सबसे पहले लेते हैं। सिद्ध साहित्य से हमारा मतलब उस साहित्य से है जिसकी रचना 84 सिद्धों ने की थी। एक तरह से कहिए तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाओं को ही परिगणित किया जाता है और ये रचनाएं अपभ्रंश और तत्कालीन लोक भाषा के मिश्रित रूप से निर्मित हैं। हम जानते हैं कि सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का नाम दिया है। अगर उस सूची को देखें तो इसमें हमें प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा दिखाई देते हैं और सरहप्पा एक ऐसे कवि थे जिनका व्यक्तित्व तो नितांत विद्रोही था। उन्होंने पाखंड
और आडंबर का जबरदस्त विरोध किया है, वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। हमें परंपराओं और व्यवस्थाओं, आडंबर के विरोध का जो रूप कबीर में दिखाई देता है, उसका मूल स्रोत आप सरहप्पा में देख सकते हैं, सरहप्पा में खोज सकते हैं, वहां वो विद्यमान है। सरहप्पा की प्रसिद्ध हिंदी रचना दोहा कोश है। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने दोहा और पदों की शैली अपनाई, और हम देखते हैं कि आगे चल करके यह दोहा और पदों की शैली हिंदी साहित्य में विशेष रूप से चर्चित हुई। सिद्ध साहित्य की भाषा अपभ्रंश है, जो हिंदी की संत बेला की भाषा है। सरहप्पा के अलावा लुइपा, कन्नप्पा, मीनपा, कई अनेक सिद्ध कवियों के नाम हमें मिलते हैं। सिद्ध साहित्य में एक और प्रवृत्ति हमें मिलती है जो भक्ति काल में आकर के पूर्ण विकसित हुई। वह प्रवृत्ति है भक्ति और कविता का संबंध। सरहप्पा सहज जीवन पर बहुत अधिक जोर देते थे। उन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्ध कवियों में हिंदी साहित्य की कविता में जो प्रवृत्तियां आरंभ हुई, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। आदिकाल की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति हमें जैन साहित्य में मिलती है। हिंदी में साहित्य रचना आरंभ करने का श्रेय जैन कवियों को है। आप देखेंगे कि जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक वे जिनमें नाथों और सिद्धों की तरह अंतःसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार, आडंबर का विरोध आदि पर बल दिया गया है, कर्मकांड का खंडन है। ऐसी रचनाएं मुक्तक हैं, प्रायः दोहों में रचित हैं। दूसरी तरह की रचनाएं वे हैं जो पौराणिक शैली की हैं। जैन कवियों ने जैन साधक की प्रेरक जीवन कथाओं या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बना करके जैन मत का प्रचार किया। जैन पौराणिक काव्य और चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। जैन कवियों ने अपनी अनुभूतियों एवं शिक्षाओं को लोकमानस तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा का आश्रय ग्रहण किया। विभिन्न पर्वों एवं उत्सवों के अवसर पर रास और फाग गाए जाने की परंपरा हमारे यहां बड़ी प्राचीन है। जैन कवियों ने इस परंपरा को साहित्यिक रूप दिया। हम कह सकते हैं कि जिस रासो काव्य का विकास हम आदिकाल में आगे चल करके वीरगाथा के रूप में देखते हैं, उन रासो काव्यों की परंपरा जैन कवियों ने ही शुरू की थी। उन्होंने अनेक रासक ग्रंथों का, जो प्रबंध काव्य है, इनका निर्माण किया, प्रणयन किया। उपदेश रसायन, बुद्धि रास, जीवदया रास, चंदनबाला रास, रेवंतगिरी रास, सप्त क्षेत्र रास, कच्छुली रास आदि ऐसे ही रासो ग्रंथ हैं जिनकी परंपरा जैन कवियों से शुरू हुई, जिन्हें जैन कवियों ने लिखा। और जैन कवियों ने शांत रस की पृष्ठभूमि में रसराज श्रृंगार का वर्णन तो किया ही किया, करुण, वीर तथा अद्भुत आदि रसों की योजना भी की। जैन कवियों के अलावा दूसरा जो साहित्य में मिलता है, जो परंपरा मिलती है, वह नाथ साहित्य की है। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप स्वीकार किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ हैं।
जिनकी रचना गोरखवाणी बड़ी मशहूर है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। ब्रह्मचर्य, शारीरिक मानसिक शुचिता, वाक संयम, मद्य मांस के त्याग आदि का उनके यहाँ आग्रह मिलता है। ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने करारी चोट की है। गोरखनाथ के यहाँ हम देखते हैं तो साखी, शबद, दोहरा जैसे अनेक काव्य रूप हमें वहां से प्राप्त होते हैं। कबीर आदि संतों में भाषा की जो आक्रामक क्षमता दिखाई देती है, उसकी लव गोरखनाथ के साहित्य में है। गोरखनाथ का एक पद बड़ा मशहूर हुआ था, हिंदू ध्यावय देवरा, मुसलमान मसीद, जोगी ध्यावय परम पद, जहां देवरा न मसीद। आप कबीर की वाणियों से इसको मिलाइए और देखेंगे कि यह पूरी तरह से मिलता हुआ दिखाई देता है, मेल खाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह की अधिकतर वाणियां हैं जिनका मेल हमें बाद के साहित्य में मिलता है। नाथ पंथ ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रजभाषा का था, अलग एक सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। ऐसी ही एक पुस्तक का नाम काफिरबोध है। अगली प्रवृत्ति संत काव्य की है। आदिकाल में संत काव्य के रूप में हमें चक्रधर, ज्ञानेश्वर तथा नामदेव के हिंदी पद मिलते हैं। इन संत कवियों ने सिद्धों और नाथपंथियों द्वारा विकसित पद शैली अपनाई। संत कवियों में परंपरागत धार्मिक विचारों या मत विशेष के प्रचार की अपेक्षा आत्मानुभूत के प्रकाशन की प्रवृत्ति है। जैन कवियों ने जहां प्रबंधात्मक शैली को अधिक महत्व दिया, वहां संत कवियों ने मुक्तक परंपरा को अधिक महत्व दिया। आदिकाल की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रासो काव्य की प्रवृत्ति है। रासो काव्य की परंपरा हमें हिंदी साहित्य में आदिकाल से मिलती है और हिंदी में रासो काव्यों की एक लंबी श्रृंखला है, जिस श्रृंखला में पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो तथा खुमार रासो आदि महत्वपूर्ण है। इन्हीं रासो काव्यों के आधार पर, इन्हीं रासो काव्यों के सहारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। इनके रचयिता अक्सर राजाश्रित कवि हैं और इन राजाश्रित कवियों ने अपने अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का अनूठी वाणी में वर्णन किया है। उनकी वाणियों ने वीरों में वीरोल्लास भर करके उत्साहित किया वीरों को। यह परंपरा जो रासो काव्यों की परंपरा है, यह हमें 7वीं 8वीं शताब्दी से ही मिलने लगती है, परंतु इसका निखरा हुआ रूप हमें 10वीं शताब्दी के आसपास दिखाई देता है। रासो काव्य की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है तथा इसमें वीर रस की प्रधानता है। शुक्ल जी ने संकेत किया है कि ये वीर गाथाएं हमें 2 रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में, बैलेट्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वे हैं पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी रचना
बीसल देव रासो मिलती है। यद्यप बीसल देव रासो की भाषा को देख करके ऐसा लगता है कि यह परवर्ती काल की चीज रचना है, लेकिन ये ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत दिनों तक भाटों के, चारणों के मुख में सुरक्षित रही हैं, इसलिए इनके स्वरूप का परिवर्तित हो जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हिंदी के पहले महाकवि चंद बरदाई हैं, इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। उनका कहना है कि हिंदी के पहले महाकवि चंद बरदाई हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। शुक्ल जी के इस मत से लगभग सभी लोग परिचित हैं और सहमत भी हैं। रासो ग्रंथों की जो परंपरा हमें मिलती है उसमें अगर हम देखें तो दो तरह के रासो हैं। एक तो वे रासो हैं जो उपदेश प्रधान हैं, जिनमें उपदेश दिया गया है, और एक वे रासो हैं जिनमें नृत्य और गीत की प्रधानता है। रासो क्या है, इसको भी लेकर के बड़ा विवाद रहा है, बड़ी चर्चा हुई है। रासों का संबंध किसी ने राजसूय से माना है, किसी ने रास से माना है, किसी ने रसायन से माना है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जहां तक संगत प्रतीत होता है कि रासो वे ग्रंथ हैं जो नृत्य और गीत, जो रास की परंपरा है, जो नृत्य और गीत प्रधान रहे हैं, गेय काव्य रहे हैं, ऐसे गेय काव्य हमें रासो ग्रंथों के रूप में मिलते हैं, जिनमें पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, संदेश रासक आदि की रचना महत्वपूर्ण है। रासो ग्रंथों में हम देखेंगे कि कुछ रासो ग्रंथ तो लौकिक हैं, लौकिक आधार पर लिखे गए हैं, लोक से नायक उठाए गए हैं और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। लौकिक विषयों पर स्वच्छंद रूप से जो रासो ग्रंथ लिखे गए या जो दूसरी रचनाएं लिखी गई, उनमें ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी का रचित एक लोक भाषा काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। बसंत विलास 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उसके मादक प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने यह संकेत दिया है कि बसंत विलास के सरस वर्णनों को पढ़कर सूर की श्रृंगार भावना या सूर के बाद जो श्रृंगार भावना रीतिकालीन कवियों के यहां विकसित हुई, उसका संकेत हमें मिलता है। दरअसल इस तरह के काव्यों की जो मदोन्मत्तता है वह हमें आगे के काव्य में दिखाई देती है। आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचनाएं भी मिलती हैं। आदिकाल की एक रचना है राउल बेल। इस रचना में राउल नामक नायिका के सौंदर्य का वर्णन
शुरू शुरू में पद्य में किया गया है, फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। यही रचना है जहां से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा प्रारंभ हुई है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। उक्त व्यक्ति प्रकरण से आदिकाल के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इस उक्त व्यक्ति प्रकरण में भी गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, और यह देखा जा सकता है कि इस रचना में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। इसी तरह से वर्ण रत्नाकर, ये मैथिल हिंदी का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है जो गद्य में है। हिंदी गद्य के विकास में राहुल बेल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान प्रमुख है। चंदायन के रूप में सूफी काव्य परंपरा का आरंभिक रूप मुल्ला दाऊद की रचना से सूफी प्रेमाखानक काव्यों की शुरुआत हुई। इसमें दोहा और चौपाई को मिलाकर लोरिक की कथा कही गई है। सूफी कवियों के काव्य के लिए यह रचना प्रेरक सिद्ध हुई है। आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए मैं 2 कवियों की चर्चा विशेष रूप से करना चाहूंगा। एक तो अमीर खुसरो और दूसरे विद्यापति। जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी। खुसरो कई भाषाओं के ज्ञाता थे। एक तरफ जहां वे दूसरी भाषाओं में लिख रहे थे, वहीं उनकी कुछ रचनाएं हमें हिंदी में भी मिल जाती हैं, जिनमें खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है, या कहिए खड़ी बोली का निखरा हुआ रूप भी दिखाई देता है। अमीर खुसरो केवल बहुभाषाविद ही नहीं थे, वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कवि, बहुत कुछ थे। कई भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी हैं जिनमें फारसी और हिंदी मिलकर के एक हुई है। हालांकि उनकी अधिकांश रचनाएं फारसी में हैं, पर अमीर खुसरो को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने भारतीय शैली में फारसी साहित्य लिखा, पर्शियन लिटरेचर इन इंडियन स्टाइल। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में राग रागिनियों का भी प्रयोग किया है। अमीर खुसरो की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी भाषा बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा में उन्होंने रचना की है। उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। कहा जाता है कि यह दोहा उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा था। ऐसे अनेक रूप हैं जहां हमें अमीर खुसरो की भाषा के नए नए प्रयोग दिखाई देते हैं। उनकी पहेलियां, मुकरियां इस कदर जनता में जुड़ी हुई है कि उनमें से कुछ अभी तक लोगों की जबान पर है। खुसरो की पहेली की एक विशेषता यह भी है कि उन पहेलियों के अंत में समाधान नहीं दिया गया है। पहेलियां संवाद की भाषा में हैं, इसलिए अधिक लोकप्रिय हुई। अमीर खुसरो के यहाँ कविता का एक रूप मुकरी भी दिखाई देता है,
इसमें वाक विधक्ता, हास व्यंग का मिला हुआ रूप मिलता है। खुसरो ने छोटी छोटी सवाल नुमा कविताएं लिखी हैं। राग रागिनियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कुछ दोहे भी लिखे हैं। उनके दोहों में दार्शनिक गहराई होने के बाद भी पारदर्शिता है। गजल और कव्वाली को आगे बढ़ाने का श्रेय अमीर खुसरो को ही है। अमीर खुसरो की रचनाओं में हमें एक साथ अनेक परंपराएं मिलती हैं। अमीर खुसरो के अलावा आदिकाल के जो दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं और जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकर खाते में डाल रखा है, वे हैं विद्यापति। विद्यापति आदिकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं। हमें उनका साहित्य 3 भाषाओं में मिलता है, संस्कृत, अपभ्रंश, या कहिए अपभ्रंश का ही एक रूप अवहट, और लोक भाषा मैथिली। दरअसल विद्यापति अपभ्रंश भाषा के अंतिम महत्वपूर्ण कवि हैं और हिंदी के पहले महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से हमें 2 परंपराओं में मिलती हैं। एक तो चरित काव्य की परंपरा है, दूसरी गीतों की परंपरा है। चरित काव्य की परंपरा के अंतर्गत विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका मशहूर है। पदावली इनकी रचना जो लोक भाषा मैथिल में है, गीत की शैली पर लिखी गई है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सब मिलाकर कीर्तिलता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। यह इतिहास का कविदृष्ट जीवंत रूप है। कीर्तिलता छोटी सी रचना है। कीर्ति पताका आज तक हमें पूरी नहीं मिली है, उसके शुरुआती 5-6 पृष्ठ ही मिले हैं, लेकिन इन 5-6 पृष्ठों से और छोटी सी रचना कीर्तिलता के माध्यम से उस समय के अवहट का रूप और तत्कालीन स्थितियां, इन दोनों की जानकारी मिल जाती है। कीर्ति पताका एक तरह से प्रेम कथा है। विद्यापति के ख्याति का आधार उनकी रचना पदावली है। यह माना जाता है कि आधुनिक भाषाओं में कृष्ण काव्य की परंपरा का प्रारंभ पदावली से ही हुआ। विद्यापति की पदावली को लेकर के अनेक तरह के सवाल उठते रहे हैं। पदावली के पदों के आधार पर कुछ लोगों ने विद्यापति को भक्त कवि घोषित किया है, कुछ लोगों ने श्रृंगार का कवि कहा है। पदावली में कुछ ही पद ऐसे हैं जिनमें गंगा, दुर्गा या शिव की स्तुति की गई है, बाकी सारे पद श्रृंगार प्रधान है। विद्यापति जिस तरह से युग संधि के कवि हैं, उसी तरह से वे वय संधि के भी कवि हैं। उनके पदों में अधिकांशतः उन नायिकाओं का वर्णन हुआ है जो वय संधि पर है, जिनका बचपना छूट रहा है और यौवन आ रहा है। विद्यापति ने इसी रूप को अपरूप रूप कहा है और उसी रूप पर लट्टू हो गए हैं। आदिकाल में हिंदी भाषा
साहित्यिक अपभ्रंश भाषा के साथ साथ चलती हुई क्रमशः जन भाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बन रही थी। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों की विवेचना पिंगल शैली में की जाती थी। पिंगल अर्थात क्षेत्रीय बोलियों से प्रभावित ब्रज, और वही साहित्यिक भाषा बनती जा रही थी। आगे चल करके भक्ति काल में ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में दिखाई देती है। हिंदी साहित्य का आदिकाल विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों का काल है। इस काल में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियां निर्मित हो रही थी और अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियां समाप्त भी हो रही थी। इसी काल में भाषा एक नया रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में एक तरफ हमें सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की रचनाएं मिलती हैं, तो दूसरी तरफ अपभ्रंश का परिवर्तित स्वरूप भी दिखाई देता है। अमीर खुसरो की भाषा भी दिखाई देती है और विद्यापति की पदावली भी दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि आदिकाल विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियों का काल है।